गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में द अर्थ प्राइज 2026 के एशिया क्षेत्र का पुरस्कार किस भारतीय टीम ने जीता है? मतलब इस टीम में कौन कौन भारतीय थे? तो 3 जने थे। एक का नाम है विवान छाउछरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्यना मेहता। तो 3 भारतीय छात्र हैं, विवान छाछरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। इन्होंने प्लास स्टिक नाम की एक नई तकनीक बनाई, जिसके लिए ही उन्हें अभी द अर्थ प्राइज 2026 का वैश्विक पुरस्कार मिला है। अब यह है क्या इनकी तकनीक, जिसका नाम है प्लास स्टिक। तो इसमें इन्होंने क्या करा, इमली के बीजों का पाउडर बनाया, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। और इसका काम क्या है? इसका काम है पानी में मौजूद माइक्रो प्लास्टिक, जो बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक कण होते हैं, उनको हटाना। मतलब जब इस पाउडर को पानी में मिलाया जाता है, तो अगर पानी में छोटे छोटे जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं और एक गुच्छा बन जाते हैं। फिर उन गुच्छों को आसानी से हम पानी से अलग कर सकते हैं। तो परिणाम क्या होता है? इससे पानी ज्यादा साफ होता है और सुरक्षित होता है। उसमें जो माइक्रो प्लास्टिक के कण हैं वो अब मिले हुए नहीं है, वो उससे बाहर आ गए। और कैसे हमने अलग किया, वही इनकी तकनीक है, जिसे इन्होंने बोला प्लास स्टिक। तो इस तकनीक की खास बात क्या है? ये कम लागत वाला है। कम लागत का तो होगा ही सही ना, इमली के बीज आसानी से मिल जाते हैं, पाउडर बनाया हुआ पानी में डाल दो। ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, महंगे फिल्टर या रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती है, ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और वहीं के लिए मुख्य रूप से इसे बनाया गया है। तो इस शानदार इनोवेशन के लिए इन तीनों छात्रों को 12,500 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिला है। तो बात करें अर्थ प्राइज है क्या, तो ये दुनिया भर के युवाओं के पर्यावरण संबंधी नवाचारों यानी कि इनोवेशन को सम्मानित करने वाली एक प्रतियोगिता होती है। इसका उद्देश्य है युवाओं को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए नए समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करना। और इसमें 13 से लेकर 19 वर्ष तक के जो किशोर होते हैं, जो युवा छात्र होते हैं, उनके लिए ये एक दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रतियोगिता होती है। और इसका आयोजन कौन करता है? द अर्थ फाउंडेशन, जिसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, ये अर्थ प्राइज की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से एक और पर्यावरणीय प्रतियोगिता होती है अर्थ शॉट पुरस्कार, जिसको कहते हैं। और याद रखना, इस बार अर्थ शॉट पुरस्कार 2026 का आयोजन मुंबई में होगा, भारत में होगा। भारत में भी कहा, मुंबई में होगा। ठीक है। अब इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। अरुंधति रॉय ने अपना मेमोयर लिखा, संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी, और उसी को अभी ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी में 2025 के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी को। 2026 का व्हीटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये जीता है परवीन शेख और बरखा सुब्बा ने। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी, इनको बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला। ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 किस भारतीय को मिला? डॉक्टर अतानुनाथ, ये असम से हैं, याद रखना। और वैसे तो कई लोगों को मिला है, लेकिन ये भारतीय हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रेक थ्रू प्राइज को ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहते हैं। ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जे संतोष कुमार को। यूनेस्को गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 दिया गया सुडानी पत्रकार सिंडिकेट। और पुलित्जर पुरस्कार 2026 आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को। डॉक्टर श्रीनिवास राव को हैदराबाद में साल 2024-25 के लिए प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता साध्वी सेल ने, गोवा से हैं। और अभी इसका 61वां संस्करण हुआ था, कहाँ पर? भुवनेश्वर में। अभी स्वीडन, जब मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए थे, तो जब वो स्वीडन गए पहले, तो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला, जिसको कहते हैं रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। फिर नॉर्वे गए तो वहाँ का भी सर्वोच्च सम्मान मिला, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। जब वो इटली गए, तो इटली में मुख्यालय है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया। ठीक है। तो अभी के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में हांगकांग एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर रहा है। हम बात कर रहे हैं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की। अभी इसका 22वां संस्करण हुआ। ये 28 से लेकर 31 मई तक चला था, हांगकांग में हुआ था। यहाँ पे भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं, 4 ब्रोंज हैं। और मेडल टैली आप देखोगे तो पहले स्थान पे चाइना है, टोटल 25 मेडल है इसके पास, जिसमें से 14 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 2 ब्रोंज है। और भारत ने 19 मेडल टोटल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड है,
5 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है, और इस तरह से मेडल टैली में भारत दूसरे स्थान पर है, तीसरे पे जापान है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लें आप, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो अभी होगा, अगस्त के महीने में होगा इसी साल, ये कहाँ पर होगा? ये अमेरिका में होगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी प्रस्तावित उन्नत पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट निर्माण सुविधा कहां पर स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर में। तो एक्चुअली में अभी उड़ीसा सरकार ने अमेरिका की 2 बड़ी टेक कंपनियां हैं, इंटेल कॉर्पोरेशन और 3D ग्लास सॉल्यूशन, तो इन दोनों के साथ एक एग्रीमेंट पे साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, एक समझौता किया। समझौते का उद्देश्य क्या है कि उड़ीसा में एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई स्थापित करना है। तो यहाँ पे इस बनेगा क्या, जो भी ये प्लांट लगाएंगे यहाँ पे, तो इस फैक्ट्री में ग्लास कोर सबस्ट्रेट बनाया जाएगा, जो सेमीकंडक्टर चिप्स और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और इनका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर, डेटा सेंटर और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। तो फैक्ट्री कहाँ पर लगेगी? उड़ीसा के भुवनेश्वर में लगेगी। 5-6 साल में ये पूरी तैयार हो जाएगी, और इसमें निवेश होने वाला है 33 लाख अमेरिकी डॉलर का, लगभग 3.3 अरब डॉलर का निवेश होगा। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है कि कहां पर लगेगी, उड़ीसा के भुवनेश्वर। और इसके लिए उड़ीसा ने किन 2 कंपनियों के साथ समझौता किया? अमेरिका की 2 बड़ी टेक कंपनियां हैं, इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशन कंपनी। अब उड़ीसा में लगेगी, तो ले चलते हैं आपको उड़ीसा, ये रहा मैप में उड़ीसा। अच्छा, पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये चिल्का लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, और सबसे पहले जो रामसर स्थल का दर्जा है वो इसको मिला था। वैसे सबसे पहले रामसर स्थल का दर्जा है ना, 2 स्थलों को मिला था, एक तो ये होगी चिल्का लेक, और दूसरा एक राजस्थान का है। अब वो कौन सा स्थल है, ये आपके लिए प्रश्न हो जाता है, आप बताएंगे। बाकी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर होती है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति, राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का ट्री, पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, हीराकुड बांध है महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर, अब्दुल कलाम द्वीप यहाँ पर है, जिसको पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, और क्लासिकल डांस ओडिसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया हो गया, कोणार्क सूर्य मंदिर है यहाँ पर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, और जगन्नाथ मंदिर भी है जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं यहाँ के, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धानु यात्रा उत्सव हो गया। कुछ करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे हम यहाँ से। तो देखो, अभी आरबीआई ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया। उड़ीसा के देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी दूसरा भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन किया गया था। उड़ीसा सरकार ने भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी जमीन के दस्तावेजों पर क्यूआर कोड लगाने की घोषणा की। नीति आयोग ने जो अभी दूसरा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था, उसमें उड़ीसा टॉप पर है। ब्लैक स्वान समिट का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था, पहली बार भारत में हुआ। पंच डोला उत्सव मनाया गया यहाँ पे। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का कुसुनपुर गांव राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनेगा। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किसे प्रथम पुरस्कार मिला? तो उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को। 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था, उसमें टॉप पे हरियाणा है। 23वां वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2028 में यहीं पर होगा, कलिंगा इंडोर एथलेटिक स्टेडियम भुवनेश्वर। पहली बार भारत इस प्रतिष्ठित मतलब ये जो वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप है, इसको पहली बार भारत होस्ट कर रहा है। जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर सब बनाया गया था सुदर्शन पटनायक को, जो कि आपको बताए प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया ना, वही है। नहीं, ये शायद पढ़ा नहीं हमने कि भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 अभी कलिंगा इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में हुई थी। भारत कोल गैसिफिकेशन एंड महानदी कोलफील्ड लिमिटेड भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू करेंगे? उड़ीसा के लखनपुर में। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना भी यहां शुरू हुई। हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अभी उड़ीसा के रायगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण की शुरुआत की। मिस इंडिया 2026 का 61वां संस्करण अभी कहां पर आयोजित हुआ था? भुवनेश्वर में, जिसको जीता है साध्वी सेल ने, जो गोवा से है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत की पहली एडवांस्ड 3D चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला रखी गई, और मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना था उड़ीसा। लगभग उड़ीसा से ये 19 करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, सारे 2026 के हैं।
ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, देश का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर शुरू होगा? तो आंसर होगा पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी के थट्टा चवड़ी गांव में भारत का पहला ऐसा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, जिसे किसी नगर पालिका के द्वारा विकसित किया जा रहा है। कहां पर? हमने कहा थट्टा चवड़ी गांव, ये आपको मिलेगा पुडुचेरी में। और कौन इसका निर्माण कर रहा है, कौन विकास कर रहा है? तो वहां की जो ओलगेरेट नगर पालिका है वो। निवेश होगा लगभग 725 करोड़ रुपए का। और ये परियोजना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार है देश में जब किसी नगर पालिका ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करने की जिम्मेदारी ली। मतलब देश में पहली बार है ये जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कोई एक नगर पालिका विकसित कर रही है। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो आप कहोगे ये एक ऐसा विशेष औद्योगिक क्षेत्र होता है जहां उद्योगों और कंपनियों को व्यापार करने के लिए कई सरकारी सुविधाएं और उनको टैक्स में छूट दी जाती है। इसका उद्देश्य होता है निवेश बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और निर्यात को बढ़ावा देना। ये पॉइंट याद रखना। जो कांडला है, वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में जो दीनदयाल बंदरगाह है उसी के पास स्थित है कांडला। ये भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक्चुअली में इसे 1965 में एशिया के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में अप्रैल 2000 में फिर इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दे दिया। ठीक है, तो सिंपल सा ऐसे याद रखो कि भारत का पहला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था वो कांडला था। और अभी जो हमने प्रश्न पढ़ा है वो क्या है कि देश का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे विकसित किया जा रहा है किसी नगर पालिका के द्वारा, वो कहां पर विकसित हो रहा है? तो पुडुचेरी में। पुडुचेरी ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में पुडुचेरी। कैपिटल पौंडीचेरी सिटी होती है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी गवर्नर है के कैलाशनाथन। और आप देखोगे पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 3 राज्यों में फैला है। इसमें टोटल 4 जिले आते हैं। यमन जो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में यहाँ, और तमिलनाडु में 2 है, 2 जिले इसके, कराईकल और पुडुचेरी। जबकि केरल में माहे जिला मिलेगा। इसका हाईकोर्ट कौन सा है? मद्रास हाईकोर्ट है। और विधानसभा की कुल सीटें यहाँ पे 30 है, जो भारत में सबसे कम है यहाँ पर। और ये जो पुडुचेरी है, याद रखना, भारत में एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। मतलब ये फ्रांस से अलग होकर भारतीय संघ का हिस्सा बना था। कब? 16 अगस्त 1962 में। इसीलिए तो 16 अगस्त को यहाँ पे विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस, डी जूरे ट्रांसफर डे के रूप में मनाते हैं। इसे भारत का छोटा फ्रांस या पूर्व का फ्रेंच रिवेरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो पुडुचेरी से ये कुछ बेसिक बातें ध्यान में होनी चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री जी ने अभी नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया? तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और अभी उन्होंने ही लखनऊ उत्तर प्रदेश में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। अच्छा, ये है क्या? तो ये भारतीय नौसेना के शौर्य, इतिहास और उपलब्धियों को दिखाने वाला एक ओपन एयर म्यूजियम है, यानी कि खुले मैदान पर बना एक संग्रहालय है, जहां लोग नौसेना के असली उपकरण और युद्धपोत के हिस्से देख सकते हैं। और इसी प्रदर्शनी में आईएनएस गोमती को दिखाया जा रहा है, जो कि रिटायर्ड युद्धपोत है आईएनएस गोमती, जिसे मुख्य रूप से यहाँ पे रखा हुआ है ताकि लोग नौसेना के जहाजों के बारे में जान सकें। तो एक तो इसका नाम याद रखना, आईएनएस गोमती का नाम। उसके अलावा कई सारे यहाँ पे उपकरण रखे हैं नौसेना के, कई जैसे AK-726 तोप है, जो लंगर होते हैं, एंकर जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पनडुब्बी रोधी उपकरण हो गए, जहाज का प्रोपेलर जैसी महत्वपूर्ण सैन्य वस्तुएं यहाँ पे रखी गई है ताकि आप जाकर के उनको देख सकें। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? युवाओं में देशभक्ति की भावना बढ़ाना, भारतीय नौसेना के इतिहास और योगदान से लोगों को परिचित कराना, और उत्तर प्रदेश में सैन्य पर्यटन, मिलिट्री टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो एक लाइन में आपको क्या याद रखना है कि नौसेना शौर्य वाटिका अभी लखनऊ में इसको बनाया गया है, जो कि एक खुला नौसेना संग्रहालय है, जहां भारतीय नौसेना के युद्धपोत और सैन्य उपकरण प्रदर्शित किए गए ताकि लोगों में देशभक्ति और सैन्य जागरूकता बढ़ सके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मिशन क्वीन पाइनएप्पल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा सरकार ने मिशन क्वीन पाइनएप्पल नाम से एक योजना शुरू की है ताकि राज्य की प्रसिद्ध क्वीन अनानास यानी कि क्वीन पाइनएप्पल को दुनिया भर में एक प्रीमियम ब्रांड बनाया जा सके और किसानों की इनकम बढ़ाई जा सके। तो इस योजना की अवधि रखी है और बजट कितना रखा है? ये योजना 3 सालों तक चलेगी, 2026 से 2028 तक। और इसके लिए बजट रखा है 236 करोड़ रुपए का, मतलब इतने रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। क्वीन अनानास की खास बात करें तो ये त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध अनानास है, पाइनएप्पल है,
और इसे याद रखना 2018 में जीआई टैग भी मिला था, जो कि इसकी विशेष पहचान को दर्शाता। तो इस मिशन का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य है त्रिपुरा के इस जीआई टैग प्राप्त क्वीन अनानास, क्वीन पाइनएप्पल को बढ़ावा देना, इससे किसानों की इनकम को बढ़ाना और अनानास की खेती, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन को एक साथ जोड़कर मजबूत मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन बनाना। उसके अलावा अनानास के जो बेकार पत्ते होते हैं उनसे फाइबर और अन्य उत्पाद बनाकर अतिरिक्त इनकम पैदा करना। त्रिपुरा के अनानास को प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो मिशन क्वीन पाइनएप्पल या मिशन क्वीन अनानास, ये योजना कहां पर शुरू हुई याद रखना, त्रिपुरा में। और क्वीन अनानास को जीआई टैग मिला था 2018 में। कितने समय के लिए योजना चलेगी, कितना करोड़ रुपए खर्च होगा, ये सब बातें ध्यान में। अब त्रिपुरा की ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल अगरतला हो गई, मुख्यमंत्री है मानिक शाह, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। उसके अलावा आपको याद है होजगिरी फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, कोकबरूक भाषा दिवस मनाया जाता है यहाँ पे। कोकबरूक भाषा यहाँ की त्रिपुरा की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। खर्ची पूजा फेस्टिवल, गरिया पूजा फेस्टिवल, केर पूजा फेस्टिवल यहाँ पर होता है। अच्छा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं जीरो लाइन। ठीक है, और मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना यहाँ शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू हुई थी। पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक हुई थी अगरतला में। भाषणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना था त्रिपुरा। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना यहाँ शुरू हुई। जात्रा उत्सव मनाया गया त्रिपुरा में। किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान यहाँ शुरू हुआ। उल्लास कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जो राज्य बना था वो त्रिपुरा है, मिजोरम और गोवा के बाद राज्यों में बात कर रहे हैं। और त्रिपुरा के अगरतला में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन ये भी लॉन्च हुआ। त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला जो पुल है उसको कहते हैं मैत्री सेतु, और ये किस नदी पर बना है, तो फैनी नदी पर बना है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट है, जैसे अभी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायती उन्नति सूचकांक 2026 आया था, पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया। ये इसका दूसरा एडिशन था और इसमें टॉप पर त्रिपुरा रहा। और एक हमने पढ़ा भी, राष्ट्र अनुपालन कटौती और विनिमय मुक्ति पहल के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य ये बना था त्रिपुरा ही। ठीक है, तो त्रिपुरा से सब कुछ मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मलेशिया ने 1 जून 2026 से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। तो अभी मलेशिया भी उसी दौड़ में आ गया। 1 जून 2026 से इसने एक नया नियम इसके देश में लागू कर दिया। क्या नियम है भैया? 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना पाएंगे, चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो अब यहाँ पे 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए एज वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। और अगर कोई सोशल मीडिया बात नहीं मानता है, मतलब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने देता है, तो फिर ये उस कंपनी पर 1 करोड़ रिंगिट, लगभग 25 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाएंगे। तो सरकार ने ये कदम क्यों उठाया आप जानते ही हो, ताकि बच्चों को साइबर बुलिंग से बचा सकें, अश्लील और हानिकारक सामग्री से दूर रख सकें और सोशल मीडिया की जो बच्चों में लत है उसको कम कर सकें। इसी तरह के कई प्रश्न हमने पढ़े, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहला ऐसा करने वाला 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने वाला जो पहला देश बना था वो ऑस्ट्रेलिया था। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड सरकार ने भी यही सेम प्रोसेस किया था, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। फ्रांस ने भी ऐसा कर दिया था, लेकिन उन्होंने उम्र रखी थी 15 साल। ठीक है, 15 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे। स्पेन ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। फिर इंडोनेशिया ने भी ऐसा ही कर दिया था। और फिर अगर भारत में बात करें तो कर्नाटक सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि भैया हम भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करेंगे, और ऐसा करने वाला ये पहला भारतीय राज्य बना था। फिर तो बाद में आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा किया था, लेकिन आंध्र प्रदेश ने उम्र रखी थी 13 वर्ष। ठीक है, बाकी मलेशिया में आपको लिख करके चलता हूँ। आज के प्रश्न में हमने मलेशिया की बात कर रहे हैं। तो ये रहा मैप में मलेशिया। कैपिटल कुआलालंपुर होती है, करेंसी है मलेशियन रिंगिट, प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। ठीक है, तो इन्होंने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं उन्होंने स्वच्छ नाम से एक एप्लीकेशन को अभी शुरू किया। किस शहर में शुरू किया? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो आवास व शहरी मामलों के मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। और अभी इन्होंने कोलकाता में स्वच्छ नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। क्या है ये स्वच्छ एप्लीकेशन?
तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से नागरिक अपने शहर की सफाई और जल निकासी से जुड़ी समस्याओं की शिकायत सीधे नगर निगम को भेज सकते हैं। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य आपको समझ में आता है, शहरों को साफ सुथरा बनाना, नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और तकनीक की मदद से स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करना। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप क्या क्या कर पाएंगे, जैसे आपके इलाके में पानी जमा हो गया, कचरा पड़ा हुआ है, नालियों की समस्या है, नालियां जाम है, गंदे सार्वजनिक शौचालय हैं, मृत कोई जानवर पड़ा हुआ है, कूड़ेदान साफ नहीं किए जा रहे, तो किसी भी तरह की कोई गंदगी वाली समस्या दिखे आपको स्वच्छता से संबंधित, तो आप उसकी फोटो खींचकर इस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दो। ये शिकायत सीधे नगर निगम तक पहुंच जाएगी और फिर जल्दी उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसका समाधान होगा। तो स्वच्छ एप्लीकेशन आपको एक जियो टैग आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जो नागरिकों को शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और जल निकासी संबंधी समस्याओं की फोटो अपलोड कर नगर निगम को शिकायत भेजने की सुविधा देती है। अभी हमारे शहरी व आवास मामलों के जो मंत्री, आवास व शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ही इसको लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया, याद रखना, कोलकाता में। ठीक है। अब इसी तरह से कुछ एप्लीकेशन और पोर्टल वाले प्रश्न में आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी ई प्राप्ति नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया था ईपीएफओ ने, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिनका भी पुराना पीएफ का पैसा अटका हुआ है उसके लिए था। और खुआरल एप्लीकेशन को मिजोरम ने लॉन्च किया। इस्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, सुपर सेल साथी एप्लीकेशन को एलआईसी ने, प्रशस्त 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन को एनसीईआरटी ने, सीपीओ पोर्टल को नीति आयोग ने, कर्तव्य कामस एप्लीकेशन को कर्नाटक ने, श्रम मित्र एप्लीकेशन को हरियाणा ने, जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, और क्यू फोर्स और कौटिल्य नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था भारतीय सेना ने। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न है, एप्लीकेशन और पोर्टल से संबंधित, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वैश्विक अभिभावक दिवस 2026 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जून को, यानी कि इंग्लिश में बोलोगे तो ग्लोबल पेरेंट्स डे। हर साल 1 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य है माता पिता और बच्चों की देखभाल करने वाले लोगों के प्यार, त्याग और मेहनत और समर्पण को सम्मान कर। इस बार की थीम भी है माता पिता के लिए एक साथ, टुगेदर फॉर पेरेंट्स। और आपको 2-3 पॉइंट इससे संबंधित बताऊं तो 1994 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था यूनाइटेड नेशन ने। 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली के रूप में घोषित किया था। और इस पर एक दिवस हम मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, कब? 15 मई को। और उसके बाद 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वैश्विक अभिभावक दिवस यानी कि वर्ल्ड पेरेंट्स डे की स्थापना की थी। पहली बार इस दिन को 1 जून 2013 को मनाया गया था। तब से 1 जून को हर साल ये हम ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाते आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखें। 1 जून को याद है हमने वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया था, है ना? तो जून का ये अभी तक एक ही दिवस है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो आंसर होगा पार्श्व गायन, पार्श्व गायिका थी सुमन कल्याणपुर। 89 वर्ष की आयु में अभी इनका निधन हो गया। वे हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री की प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर थी और उन्हें याद रखना 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी इनके लिए। वैसे उन्होंने कई भाषाओं में, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी, कन्नड़, कई भाषाओं में गाने गाए। कुछ गाने जैसे कि आपने ये तो जरूर सुना होगा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, वो इन्होंने गाया। नाना करते प्यार तुम्ही से कर गई कर, ऐसा कुछ गाना है। मेरे महबूबा न जा, और ये सब इनके बड़े फेमस गाने थे जो इन्होंने गाए। तो सुमन कल्याणपुर की बात करें, इनका जन्म हुआ था 1937 में। जन्म स्थान था भवानीपुर, जो अब बांग्लादेश में आता है। भवानीपुर ये बांग्लादेश में आता है। हालांकि बाद में ये मुंबई में आकर के बस गए थे। उन्हें 2009 में लता मंगेशकर अवार्ड मिला था, 2023 में पद्म भूषण मिला, 2024 में महाराष्ट्र भूषण सम्मान भी उनको मिला था, और हाल ही में निधन हो गया। अब निधन वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम आपको रिवाइज कराते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ। भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार, इनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे, अभी 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और वे ये अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया, और इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान, जो भी वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन थे मनोज कोठारी का निधन हो गया, कोलकाता से थे। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के
पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में जाना जाता था। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। डेविड जे फार्बर अमेरिकी थे, इनको इंटरनेट का ग्रैंडफादर कहा जाता था, निधन हो गया। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया, भारतीय मूल के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे जिम व्हिटेकर, उनका भी निधन हो गया। आशा भोसले जी का निधन हो गया। इनके संबंधित ये अवार्ड्स ध्यान में रखना, जैसे पद्म विभूषण 2008 में, दादा साहब फाल्के 2001 में। कर्नम सोनम वांगचुक का निधन हो गया, लद्दाख का शेर इनको कहा जाता था। और लिली दास मलिक ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी, निधन हो गया। टेड टर्नर, इन्होंने दुनिया का पहला 24 घंटे 7 दिन चलने वाला एक न्यूज चैनल CNN शुरू किया था। टेड टर्नर नाम था, निधन हो गया। राजा रणधीर सिंह शूटर थे, 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय निशानेबाज बने थे, शूटर बने थे, राजा रणधीर सिंह। इनका भी निधन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके निधन हो गया, ध्यान में रखेंगे आप। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली मैं आपको इनकी PDF अवेलेबल कराता हूँ। प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज आपको देता हूँ, मॉक टेस्ट कहाँ पर, अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। फिर अगले में आपसे पूछा कि सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। फिर अगले में आपसे पूछा कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया अभी वल्लुवन को, ये तमिलनाडु के किसान है। फिर आपसे पूछा भारत का पहला स्काई कास्ट वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम अभी किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपको मिलेगा नई दिल्ली में। फिर अगले में आपसे पूछा कि भारतीय हज मिशन को अभी लब्बेतुम पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया? तो सऊदी अरब आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं IPL 2026 का विजेता कौन बना? तो RCB बना, लगातार दूसरी बार गुजरात टाइटंस। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेत बचाओ अभियान को शुरू किया, कहां से? तो रायसेन जिले से, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, वर्ल्ड नो टोबैको डे, अभी 31 मई को। बाकी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखें तो किसने क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 को जीता है? तो आंसर होगा वीरभद्रन रामनाथन। जिन्होंने भी प्रश्न का ये उत्तर दिया उन सभी के आंसर सही है। बाकी अब आज का होमवर्क प्रश्न ये रहा आपके